खबर दर खबर शम्स तब्रेज़ कासमी के साथ। मिल्लत टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ शम्स तब्रेज़ कासमी। हिंदुस्तान एक जमहूरी और सेकुलर मुल्क है। यहाँ के हिंदू, मुसलमान और तमाम मज़ाहिब के लोग सेकुलरिज़म के उसूलों को अपनाते हैं, मज़हब को सियासत से दूर रखते हैं। लेकिन तारीख़ में पहली मरतबा हुआ है जब मिज़ोरम की नई सरकार ने, जो MNF की बनी है, उसने ईसाई रस्म व रिवाज के मुताबिक हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक़्क़िद की। वहाँ के वज़ीर आला ने क्रिश्चन कल्चर के मुताबिक हलफ लिया है। अब सोचिए, अगर यही मामला कोई मुसलमान करता या किसी मुसलमान की तरफ से ऐलान होता तो हिंदुस्तान में क्या हंगामा होता, TV चैनलों की क्या खबर होती, अखबारात की क्या हेडलाइन होती। लेकिन आपने इस सिलसिले में कहीं कोई तस्करा नहीं सुना होगा, कोई ख़बर नहीं देखी होगी। इन सब के बावजूद मेघालय हाई कोर्ट के जज TRS सिंह कहते हैं कि हिंदुस्तान को इस्लामी मुल्क बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो क़यामत बर्पा हो जाएगी। इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र उसी वक्त नामज़द कर दिया जाना चाहिए जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम हुई। वो यहीं पर नहीं रुकते हैं, बल्कि एक जज होकर ये कह देते हैं कि मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और उन्हें कानून लाने की ज़रूरत है जिसके मुताबिक हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। वो ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, म्यांमार और पाकिस्तान से जो हिंदू आते हैं उन्हें बग़ैर किसी परेशान किए या उनसे कोई दस्तावेज़ मांगे बग़ैर उन्हें हिंदुस्तान की शहरियत अता की जाए। इस पूरे मसले पर कि क्या एक जज का ये कहना, हाई कोर्ट का इस तरह बयान देना कहाँ तक दुरुस्त है, हिंदुस्तान क्यों सेकुलर बना, हिंदुस्तान के जमहूरी और सेकुलर मुल्क होने का क्या मतलब बनता है, पूरे मुद्दे पर खबर दर खबर में आज हम तफसील से बातचीत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील तज्ज़िया निगार जनाब महमूद पराचा साहब से। आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी रुकन हैं। महमूद पराचा साहब, आपका बहुत खैर मकदम है। मेघालय हाई कोर्ट का ये कहना कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और इसी वक्त इसे नामज़द कर दिया जाना चाहिए, क्या एक जज के लिए ये कहना कहाँ तक ज़ेब देता है? देखिए, जो ये सेन साहब जो जज हैं मेघालय के, उन्होंने जिस तरह की ये जजमेंट लिखी है, एक बात तो ये है कि इस तरह की स्टेटमेंट देना एक जज जो है हमारे हाई कोर्ट के, वो हमारे जो संविधान है, जो हमारा आइन है जिसे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, उसकी बरखिलाफ़ है। अपनी जो उन्होंने जो ओथ ली, जो उसकी कसम खाई थी, उसके साथ गद्दारी है। संविधान की जो आइन की कसम थी ली थी उन्होंने जज बनने से पहले, तो इसलिए उनकी जजशिप इस बात के लिए ये इम्पीचमेंट का पूरा एक अच्छा ग्राउंड है और उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मुद्दे का एक पहलू है। दूसरा जो अहम पहलू है वो ये है कि किस तरीके से RSS के लोग, RSS की जहनियत वाले लोगों को किस इम्पोर्टेंट ओहदों पर पहुंचाते हैं और उसके बाद RSS का एजेंडा जो कि हमारे आइन को कमज़ोर करने का है साफ़ तौर पे, और मुल्क में एक कौम को दूसरी कौम से लड़ाकर हिंदू राष्ट्र को बनाने का है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल जगहों पर पहुंचकर भी इम्प्लीमेंट करने के लिए जुर्रत दिखाते हैं। ये एक बहुत ही ख़तरनाक पहलू है जिसको उजागर होना हमारे मुल्क की आवाम के सामने बहुत ज़रूरी है। क्या पराचा साहब यहाँ पर रोकेंगे, इधर जो हिंदी ज़ुबान बोले जाने वाली जो रियासतें हैं, 3 रियासतें, वहाँ BJP की हार हुई और उसके फ़ौरन बाद नॉर्थ ईस्ट से ये बयान आता है, जज का आता है, तो क्या RSS के इशारे पर ये बयान दिया था कि मुद्दे को उधर मुंतशिर किया जाए या आवाम को इस तरह जज्बात को भड़काया जाए वोट हासिल करने के लिए, जीतने के लिए कि हिंदू राष्ट्र मोदी सरकार बनाएगी, उनकी तारीफ़ की जा रही है? देखिए, मैं उसी पे आ रहा था। तो इसमें दरअसल इसी तरह की एक चीज़ हुई है। आसाम को हिंदू मुस्लिम करके कि बांग्लादेशी मुसलमान आसाम में और मुल्क के दूसरे हिस्सों में घुस आए, इस बात को RSS ने, BJP ने, अमित शाह ने बहुत जगह इस्तेमाल किया है और मुल्क में अमन व अमान के मुसलमानों के ख़िलाफ़ भावनाएं जगा के लोगों की वोट बटोरे हैं। एक हद तक तो यहाँ पहुँच गई थी कि अमित शाह साहब ने ये तक कह दिया राजस्थान के इलेक्शन में कि 100 करोड़ घुसपैठिए हिंदुस्तान में आ गए हैं। तो इस प्रकार की, इस तरह की वाहियात बातें कहने से भी नहीं चूकते। लेकिन जो आसाम में अभी ये बात इन जज साहब ने कही है, जज साहब ने जो ये जजमेंट लिखी है उसका सीधा पॉलिटिकल फ़ायदा है। BJP को अभी यहाँ करीब 40 से 45 सीटों का नुकसान हुआ है इन तीनों सीटों पे। अब मुद्दे की बात यह है कि आसाम में आसामी बोलने वाले लोगों की और बंगाली,
लोगों की लड़ाई कराने का ये साजिश और प्लानिंग है। और उसकी भी वजह साफ साफ है कि बंगाल में 42 सीटें हैं लोकसभा की और आसाम में 14 सीटें हैं। तो आसामी लोगों को कुर्बान करके आरएसएस अब बंगाल में जो 42 सीटें हैं उसकी तरफ नज़र गड़ाई हुई है और उसके हिसाब से ये जजमेंट लिखी गई है। और ये जजमेंट लिखने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ आरएसएस के इशारे पर, और ये आरएसएस की जो आरएसएस की जो कोशिशें हैं उसको अंजाम देने के लिए है। उसकी वजह यह है कि इस जजमेंट को बेस किया है जज साहब ने तथागत रॉय साहब, जो कि मेघालय के गवर्नर हैं, जो कि आरएसएस के एक रुकन थे और आरएसएस के प्रचारक थे। उनकी एक किताब पे, और एक और लाहिरी साहब हैं, उनकी किताब पे, डॉक्टर लाहिरी, उनकी किताब पे बेस करके ये जजमेंट लिखी है। जिस जजमेंट में जो आरएसएस के गवर्नर हैं अभी मेघालय के, उनकी किताब में जो बातें लिखी गई हैं उसके ऊपर ही ये जजमेंट बेस की गई है। उसमें जो बातें कही गई हैं वो ये हैं जिससे आसामी लोगों के बीच में और बंगाली लोगों के बीच में झगड़ा हो जाएगा। और असम के लोगों को बहुत बुरा भला कहा गया है इस जजमेंट में। वो ये है, एक तो ये कि आसामी लोग बहुत बुरे होते हैं, ये इस जजमेंट में कहा गया है। ये भी कहा गया है कि वो गद्दारी करने में माहिर हैं, ये इस जजमेंट में कहा गया है। ये मेघालय के गवर्नर साहब की किताबों को और लाहिरी साहब की किताबों को कोट करके इसमें ये कहा गया है, गोपीनाथ बोरदोलोई, जिनका जो असम के दूसरे प्राइम मिनिस्टर और पहले चीफ मिनिस्टर थे, जिनकी इज्जत पूरे असम में बहुत ज़्यादा है, गुवाहाटी हाई कोर्ट भी उन्हीं के नाम से, उनको बुरी भली बातें कही गई हैं इसमें कि वो मुल्क के गद्दार थे। यहाँ तक का इशारा किया गया है इस जजमेंट में। तो लब्बुल-लुआब ये है कि असामी लोगों, अब असम के लोग इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे बंगालियों के लिए। अच्छा, ये जो वो जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, तो एक जज के लिए कहाँ तक ये ज़ेब देता है कि वो, चूँकि उन्होंने जब ओहदा लिया था, हलफ लिया था, तो जो हिंदुस्तान का आइन है उसके मुताबिक हलफ लिया था, तो फिर उस आइन के ख़िलाफ़ वो कैसे बोल रहे हैं? का उसका मतलब ये समझा जाए कि उन्हें हिंदुस्तान के आइन पर भरोसा नहीं है, आइन की मुखालफत कर रहे हैं? उनके ख़िलाफ़ किस तरह की कानूनी कार्रवाई हो सकती है कानूनी नुक्ते नज़र से? देखिए, आप, ये मैंने शुरू में ही बोला है कि उनके खिलाफ इम्पीचमेंट तो पहली बात है, उनको जज रहने का कोई हक़ नहीं है क्योंकि वो मुल्क के आइन से गद्दारी कर रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि वो ये काम कब कर रहे हैं? जब बीजेपी ये हार गई, और जो उनका ज़ाती मफाद है वो भी मैं बताना चाहता हूँ कि वो अभी मार्च में रिटायर भी होने वाले, सिर्फ 3 महीने बाद वो रिटायर होने वाले हैं। तो ये इस तरह की जो अपनी ज़ाती मफाद के लिए की गई हैं चीज़ें, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और वो मुल्क में सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं करा रहे हैं, वो बंगाली और असामी झगड़ा भी कराना चाह रहे हैं और एक जजमेंट लिख के कराना चाह रहे हैं। ये सबसे बड़े दुख की बात है। और उनके लीडरान कौन है मैं उस पर बाद में आऊँगा, लेकिन उनके खिलाफ़ तो इस हाई ट्रीज़न का मुकदमा दर्ज होना चाहिए क्योंकि वो मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं, आइन से गद्दारी कर रहे हैं। अब उनके लीडर कौन है? उनके लीडर हैं जिसको वो कलम से अपनी लिखते हैं जजमेंट के तौर पे कि नरेंद्र मोदी साहब एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि इस जो प्रॉब्लम है असम की और बंगाली लोगों के साथ जो असम के लोग ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, उसका हिसाब किताब करने में माहिर कौन है? वो हैं सबसे अच्छा आदमी नरेंद्र मोदी। और ये एक तरह से देखी जाए तो सही भी है क्योंकि नरेंद्र मोदी आरएसएस के रुकन हैं और आरएसएस के ही आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं। तो वो असामियों को बंगालियों से लड़ा के पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने में माहिर हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन ये एक जजमेंट में कहना बात, मुल्क के ख़िलाफ़ कौन सबसे अच्छा काम कर सकता है, वो है नरेंद्र मोदी। ये जजमेंट में कहना बात, तो ये है इनकी जो एकदम बिल्कुल ही खुले तौर पे मुल्क के आइन के ख़िलाफ़ काम कर सकते हैं आरएसएस वाले। अच्छा, ये बताइए कि मिज़ोरम की जो एमएनएफ है, नेशनल, वहाँ की लोकल पार्टी मिज़ोरम नेशनल फ्रंट, उसने ईसाई रस्म व रिवाज के मुताबिक हलफ लिया है। एक सेकुलर मुल्क में कैसी गुंजाइश है? कश्मीर में जहाँ 70% मुसलमान हैं, कई मामलों में वो हिंदुस्तान से अलग है, इसके बावजूद वहाँ इस्लामी रस्म व रिवाज के मुताबिक हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक़िद नहीं होती, कहीं नहीं होती। मिज़ोरम में इस तरह हुआ तो क्या एक सेकुलर मुल्क में इसकी गुंजाइश है? अगर हुआ तो मतलब क्यों सब खामोश है? अगर मुसलमान कुछ ऐसा करते हैं तो हंगामा बर्पा हो जाता है। देखिए, मैं जो मिज़ोरम में हुआ, हमारे यहाँ कोई भी अभी अगर मिनिस्टर की, चीफ मिनिस्टर का या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, एमएलए का हलफ लेता है तो वो अपने अपने मज़हब के नाम से भी ले सकता है क्योंकि उसका अक़ीदा ऐसा माना जाता है इंसान का मज़हब पे ज़्यादा होता है। तो मैं अपने अल्लाह के नाम पे भी
हलफ उठा सकता हूँ कि मैं सब काम ईमानदारी से करूँगा। और अगर क्रिश्चियन है या कोई भी मज़हब के मानने वाले हैं तो वो इस बात की हलफ तो उठा सकते हैं, लेकिन जब वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे तो उस हलफ में ये है कि मैं सभी लोगों को बग़ैर जानिबदारी से ट्रीट करूँगा, सब लोगों की भलाई बराबरी से करूँगा और सबकी खिदमत बराबरी से करूँगा। इस बात में अगर कॉम्प्रोमाइज़ करता है कोई तो वो गैर आइनी बात है, वो कानून के ख़िलाफ़ है। लेकिन मैं अपना मज़हब का पे अमल करता हूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं अपने मज़हब की कसम खा के ये कहता हूँ कि मैं सबको बराबर नज़र से देखूँगा, अपने अल्लाह की कसम खा के ये कहता हूँ, तो इसमें कोई बुराई मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन अगर मैं मुसलमान होने की हैसियत से गैर जो मुस्लिम नहीं है उनके ख़िलाफ़ कोई काम करता हूँ किसी ओहदे पे जाके, वो इस्लाम के भी ख़िलाफ़ बात है और हमारे आइन के भी ख़िलाफ़। अच्छा, एक बात आखिरी कमेंट लेना चाहेंगे कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकसीम हुई थी, दोनों मुल्कों का बंटवारा हुआ था, तो पाकिस्तान इस्लामी मुल्क बना था, तो यहाँ सब लोग रह गए थे। तो क्या उस वक्त ऐसी क्या वजह बनी कि इसको एक जमहूरी और सेकुलर मुल्क करार दिया गया? यहाँ के लोगों ने या जो आइन साज थे, जो लीडरान थे, उन्होंने पाकिस्तान की तरह क्यों इसको हिंदू राष्ट्र नहीं नामजद किया? क्या वजह थी? एक तारीख़ी पस मंज़र है। देखिए, इसमें हमें बुनियादी बात जो पॉलिटिकल साइंस की है समझनी पड़ेगी। और किसी भी मुल्क को जो चलाने का तरीका होता है वो उसकी आवाम तय करती है। रिपब्लिक में जो जमहूरियत है उसमें तो हमारे मुल्क की आवाम ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो मुल्क की नुमाइंदगी कर रही थी, अलग अलग लोगों की, फ़िरक़ों की और अलग अलग लोगों की नुमाइंदगी कर रही थी। यानी कि वो जो भारत में रहने वाले लोग थे, वी द पीपल जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, उनकी नुमाइंदगी थी, उनकी ज़बान थी। तो किसी भी मुल्क की, रिपब्लिक की इसी तरीके से गवर्नेंस या जो राजकाज चलता है इसी तरह चलता है। तो उसमें फ़ैसला ये हुआ था, सब लोगों ने मिल के ये फ़ैसला किया, ये हमारी आवाम ने मिल के फ़ैसला किया था कि इंडिया, भारत एक ऐसी जमहूरियत होगा जिसमें सब मज़हबों को, एक कॉन्ट्रैक्ट समझिए आप इसे, जो लोगों ने आपस में किया, सब मज़हबों को बराबर नज़र से देखा जाएगा। और ये इसलिए किया कि ये हमारे मुल्क की ताकत है सबसे बड़ी। अपने फ़ायदे के लिए हमारी आवाम ने ये फ़ैसला किया कि हमारी मुल्क की ताकत जमहूरियत है, ऐसी जमहूरियत जिसमें सभी मज़हब के लोगों को, सभी कास्ट के लोगों को, सभी जात के लोगों को, सभी लोगों को बराबर की नज़र से देखा जाएगा और सबकी फलाह बहबूद के लिए काम किया जाएगा। ये हमारी ताकत है। पाकिस्तान जो ना इस्लाम का फॉलो कर पा रहा है आज, ना किसी जमहूरियत को फॉलो कर पा रहा है, उसकी वजह यही है कि वो अपने मज़हब के ऊपर मजबूती से नहीं चल रहे हैं। और जो एक अगर इस्लामिक मुल्क भी है तो इस्लामिक मुल्क की भी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो सभी लोगों को बराबर की नज़र से देखेगा, सबके साथ इंसाफ करेगा। तो पाकिस्तान में वो नहीं हो रहा है। हमारे मुल्क में लोगों ने ये फ़ैसला किया था कि हम ऐसी जमहूरियत चाहेंगे जो सेकुलर हो। सर, क्या ये मुमकिन है कि बार बार आवाज़ उठती है कि बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, जो यहाँ का निज़ाम है, जो आइन, उसको ख़त्म करना चाहती है? आप वकील हैं तो ज़रा ये बताइए हमारे ऑडियंस को, क्या ये मुमकिन है कि कोई हुकूमत यहाँ का जो आइन है, जो बुनियाद है, उसको ख़त्म करके इसको हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर दे? देखिए, जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे आइन का, उसको तब्दील करना की कोई गुंजाइश हमारे आइन तक में नहीं है। नहीं कि एक इम्पॉसिबल बात है, यानी कि गैर मुमकिन और नामुमकिन बात है, हो ही नहीं सकता। लेकिन गैर कानूनी तौर पे अगर कोई ये करना चाहेगा तो उसकी मंशा सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है, वो आरएसएस की है भी, कि वो भारत को, इंडिया को कमज़ोर करना चाहता है, इसके टुकड़े करना चाहता है और वो ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है जिसमें 3 वर्ण जो हैं, 3, और ये बात मैं बार बार दोहराता हूँ, उसको तक़वियत हासिल होगी बाकी सब के ऊपर, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और जो वैश्य कम्युनिटीज़ हैं, ये बाकी सबको शूद्र मानकर, शूद्र की नज़र से देखें बाकी सब लोगों को, और ऐसा एक कानून बनाएं जिसमें बाकी सब लोग इनके नीचे काम करेंगे, इनके ग़ुलाम होंगे और सिर्फ़ उनकी ज़िंदगी का मकसद इनकी सेवा करना, यानी कि इनकी खिदमत करना हो। तो वो एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ऐसा मुल्क बनाना चाहते हैं, इसलिए वो इस आइन के, इस कानून के और इस बाबा भीमराव अम्बेडकर के मुखालिफ हैं। नाजरीन, ये थे एडवोकेट महमूद पराचा साहब, जिन्होंने हमें तफसील से बताया
कि हिंदुस्तान का जो आइन है बहुत मजबूत है, बहुत उसका जो स्ट्रक्चर है बहुत जामे है, उसमें तमाम मज़ाहिब की तमाम लोगों को यकसा हुकूक दिए गए हैं, इंसाफ, मसावत और आज़ादी की बात की गई है। ख़ासतौर से मेघालय हाई कोर्ट जज ने जो बयान दिया उसके बारे में आपने साफ लफ्ज़ों में कहा कि वो काबिल मज़म्मत है और उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले, और ऐसा शख्स जज रहने के लायक नहीं है। हिंदुस्तान अपने इसी जमहूरी और सेकुलर मिजाज में ही बेहतर है। अगर इसको मज़हब का रंग दिया जाता है या कोई मजहबी मुल्क इसको बनाया जाता है तो फिर पाकिस्तान की तरह ये भी खाना जंगी का शिकार हो जाएगा। बहुत शुक्रिया एडवोकेट पराचा साहब बातचीत करने के लिए। ये प्रोग्राम देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक पर मिल्लत टाइम्स का पेज लाइक करें, ट्विटर और दीगर सोशल अकाउंट को फॉलो करें। मुल्की व आलमी हालात पर ताज़ा तरीन न्यूज़ और तज्ज़िया पढ़ने के लिए कहीं भी कभी भी लॉग ऑन करें www.millattimes.com। उर्दू, इंग्लिश, हिंदी तीनों ज़बानों में मौजूद है ये वेबसाइट। सरकारी, सियासी दबाव और कॉरपोरेट से आज़ाद ईमानदाराना सहाफ़त को फ़रोग़ देने में आप हमें अपना ताउन पेश करें। तफ़सीलात डिस्क्रिप्शन में है।